जेना के पास भले ही एक बेहद प्रतिष्ठित ड्रैगन का खून था, लेकिन सिर्फ अपनी माँ से मिलती जुलती शक्ल की वजह से उसके पिता उसे अपने हाथों से मार देना चाहते थे। जब से जेना वापस मोथा आई थी, उसने देखा कि सभी जादूगर जानबूझकर उससे दूरी बना रहे थे, जबकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जेना इसका कारण पूछने मीकाएल के पास गई, लेकिन वो उसे भाई कहने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि मीकाएल को आखिर किस नाम से बुलाए। हालांकि मिकाएल ने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि उसका सबसे जरूरी काम जेना को जादू सिखाना था। उसकी निगरानी में जेना ने फिर कल की तरह अपनी जादुई शक्ति इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन मिकाएल सिर्फ चिल्लाकर निर्देश दे रहा था, जरूरी बारीकियां बिल्कुल नहीं समझा रहा था। कई बार असफल होने के बाद जेना ने पूछा कि जादू की मात्रा को नियंत्रित कैसे करना है। मिकाएल ने कहा, इतनी आसान बात भी नहीं पता? बस अपनी जादुई शक्ति के हिसाब से उसे नियंत्रित करो। जेना ने मन ही मन सोचा कि ये तो बताने जैसा ही हुआ। तभी एक संचार उपकरण उड़ता हुआ मिकाएल के पास आया। पता चला कि जेना के पिता ने अचानक उसे बुलाया था। मिकाएल ने कहा, वो तुम्हारे पिता होंगे। जेना तुरंत बोली, वो मेरे पिता नहीं हैं। मिकाएल ने बात को नजरअंदाज करते हुए कहा कि उसे अभी जाना होगा, और जेना को खुद अभ्यास करने के लिए छोड़ दिया। जाते जाते उसने याद दिलाया कि उसे जादुई शक्ति को नियंत्रित करना सीखना होगा। जेना और मोथा के मालिक दोनों में जन्म से ही जादू के प्रति असाधारण आकर्षण था। ये सुनकर जेना थोड़ी उदास हो गई, तो उसकी जादू सीखने की क्षमता ड्रैगन होने की वजह से नहीं थी। तभी उसे समझ आया कि वो अपने शुद्ध रक्त वाले चचेरे भाई से भी जल्दी काला जादू क्यों सीख गई थी, और उसकी मौसी उसे बास्टर्ड क्यों कहती थी। लेकिन चाहे वो उस आदमी की बेटी ही क्यों न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर पिता नाम की चीज उसके लिए हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद डायामिड और मिकाएल की बातचीत खत्म हुई। थकान महसूस होने पर डायामिड ने कमरे की खिड़की खोल दी, लेकिन सामने का नजारा देखकर वो चौंक गया। जेना एक पेड़ पर सो रही थी। उसका पहला ख्याल आया कि शायद जेना उस पर नजर रख रही है, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि ऐसा संभव नहीं है। उसका ऑफिस एक विशेष जादू से ढका हुआ था और हर दिन अपनी जगह बदलता था। इस रहस्य को सिर्फ मिकाएल और सिल्बेंचिया जानते थे। डायामिड को एहसास हुआ कि वो जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो गया है। जब से ये ड्रैगन उसकी जिंदगी में आया था, परेशानियां भी बढ़ती जा रही थीं। जिस मोथा में उसके बनाए नियमों का कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था, अब वहां उसके अधीनस्थ भी उसकी अवज्ञा करने लगे थे। जेना का अस्तित्व उसके नियमों के खिलाफ था, फिर भी वो अब तक उसे खत्म क्यों नहीं कर पाया? क्या सिर्फ इसलिए कि वो बेजिलिज की बेटी थी, या फिर उसके दिल का कोई हिस्सा सच में मानने लगा था कि जेना उनकी बेटी है? तभी डायमिड के दिल पर लगा भावनाओं का सीलिंग जादू फिर से सक्रिय हो गया। उसने मन कड़ा किया और जेना को वहीं खत्म करने के लिए हाथ उठा दिया। आखिर ड्रैगन ऐसी जाति थी जो इंसानों से सच्चा प्यार नहीं करती, तो उसे भी दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन तभी मिकाएल की आवाज ने उसे रोक दिया। वह और सिल्बेंचिया जेना को हर जगह ढूंढ रहे थे। उनकी बातचीत से पता चला कि जेना अब मिकाएल की शिष्या बन चुकी थी। सिर्फ एक छोटी बच्ची की वजह से मिकाएल अब उसकी बात तक नहीं मान रहा था। यह देखकर डायमिड के मन में एक योजना आई। इंसान स्वभाव से बेहद कमजोर होते हैं। अगर उसे मिकाएल की सोच बदलनी है, तो उसे दर्दनाक विश्वासघात का अनुभव कराना होगा। वह फिलहाल इस ड्रैगन को जिंदा छोड़ सकता है, लेकिन जब जेना उसके किसी काम की नहीं रहेगी, तब वह उसे उसी तरह अपने हाथों से मार डालेगा जैसे उसने उस महिला को मारा था। दूसरी तरफ कुछ समय पहले तक जेना जादू का अभ्यास कर रही थी, लेकिन गलती से हवा के तेज झोंके के कारण पेड़ पर जा पहुंची। पेड़ बहुत ऊंचा था और वो नीचे नहीं उतर पा रही थी। ड्रैगन बनकर सीधे नीचे कूदना शायद अच्छा विकल्प था, लेकिन उसके लिए रात होने का इंतजार करना जरूरी था। ज्यादा जादुई शक्ति इस्तेमाल करने की वजह से जेना पेड़ पर ही सो गई। जब उसकी आंख खुली तो पता नहीं कितनी देर बीत चुकी थी। शरीर पर पड़ रही गर्म धूप ने उसे लंबे समय बाद सुकून का एहसास कराया। तभी उसे फिर वही परिचित आवाजें सुनाई दीं। मिकाएल और सिल्बेंचिया आपस में बहस कर रहे थे। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए जेना हंसने लगी। वो उठकर पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है। मिकाएल गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि सिल्बेंचिया ने उसे रोक दिया और मुस्कुराते हुए जेना से कहा कि अगली बार अगर वो लुका छिपी खेले तो उन्हें पहले बता दिया करे। आखिरकार मिकाएल ने अनुमान लगाया कि शायद जेना हवा के झोंके से यहां तक उड़कर आई होगी, लेकिन जेना को खुद भी ठीक से पता नहीं था कि क्या हुआ था। इसके बाद मिकाएल ने ध्यान से सोचा कि जेना अपनी जादुई शक्ति को ठीक से नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रही।
समस्या ये नहीं थी कि उसमें हवा वाले जादू की प्रतिभा नहीं थी, बल्कि उल्टा वो इतनी ज़्यादा प्रतिभाशाली थी कि काले जादू की तुलना में हवा का जादू उसके लिए ज़्यादा आसान था, क्योंकि वो अपने पिता से बिल्कुल मिलती जुलती थी। ये सुनकर जेना बिल्कुल खुश नहीं हुई। उसने मीकाएल से पूछा कि क्या उसी ने उसे पेड़ के नीचे पहुंचाया था। मीकाएल तुरंत गुस्सा हो गया। उसे अब समझ आया कि वो इतनी देर तक जेना को क्यों नहीं ढूंढ पाया। लेकिन अगर मीकाएल ने ऐसा नहीं किया था तो फिर उसे वहां कौन लेकर गया? उस समय जेना सो रही थी, लेकिन उसे साफ तौर पर एक परिचित फूलों की खुशबू महसूस हुई थी। कुछ दिनों बाद जेना की जादू की थ्योरी क्लास शुरू हुई। मीकाएल को लगा कि प्रैक्टिकल से पहले उसे कुछ बुनियादी बातें समझनी चाहिए। उसने ब्लैक बोर्ड पर ढेर सारी चीज़ें लिख दी, लेकिन जेना को उनमें से कुछ भी समझ नहीं आया। आखिर में मीकाएल ने सारा दोष किताबों पर डाल दिया। उसने अपने दो छोटे सहायकों से कहा कि अगली बार ऐसी किताबें लाना जिनसे सच में किसी को जादू सिखाया जा सके। फिर उसने जेना को समझाया कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी तरह उसे एक बेहतरीन जादूगर बना देगा। बस इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, शायद करीब 30 साल। उसने मजाक में कहा कि इसे ज़्यादा मत समझना, अगर वो न हो तो 50 साल भी लग सकते हैं। और जादूगरों के लिए 30 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिल्वेंचिया को ही देख लो, वो जवान दिखती है लेकिन उसकी उम्र कम से कम 70 साल है। तभी मीकाएल ने धीरे से जेना से कहा, अगर तुम मोथा के मालिक की बेटी नहीं बनना चाहती तो हमेशा मेरी शिष्या बनी रहना, तभी मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा। मीकाएल की बात सुनकर जेना उसके एहसान के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन वो जानती थी कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 7 साल बचे हैं। तभी एक जादूगर वहां आया और मीकाएल को बताया कि उसका परिवार अभी अभी मोथा पहुंचा है। लेकिन पता नहीं क्यों, ये सुनते ही मीकाएल के चेहरे पर खुशी के बजाय गुस्सा दिखाई देने लगा।